नमस्कार विद्यार्थियों, हम रीतिकाल को पढ़ रहे थे और रीतिकाल में हमने इससे पहले पढ़ चुके हम रीतिकाल के नामकरण की समस्या क्या है, रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है इत्यादि पढ़ चुके हैं। अब हम जिसको पढ़ने वाले हैं, हम रीतिकाल में मैंने आपको 3 श्रेणियां बताई थी, जिनमें से एक श्रेणी के एक कवि को हमने पढ़ा है, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल, जिनको हम पढ़ चुके हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं काव्य की, और साथ ही उसका जो काव्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का लिखा हुआ, बिहारी रत्नाकर हमारे पाठ्यक्रम में है स्नातक के प्रथम वर्ष में, उसको हम पढ़ चुके हैं काव्यांश को भी। साथ ही उसकी व्याख्या कैसे लिखनी है और विशेष कैसे लिखना है, इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो कि सीधे सीधे हमारे पाठ्यक्रम में है, स्नातक द्वितीय वर्ष में तो है ही सीधे सीधे पाठ्यक्रम में, और साथ ही टिप्पणी रूप में यदि भूषण, केशव, देव इत्यादि रीतिबद्ध कवियों की जहां बात होगी और अगर टिप्पणी पर कोई प्रश्न आता है तो आप आज के वीडियो से आपको सहायता मिल सकती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख रचनाकारों के बारे में। हम ये इस बात को पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में किस कवि का या किस रचनाकार का आए नाम, इस बारे में बहुत विवाद रहा है, और विवाद 2 रचनाकारों को लेकर के ही रहा है। प्रथम है केशव और दूसरा नाम है कविवर चिंतामणि का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात नहीं कर रहे हैं हम, रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं, जो प्रमुख हिंदी साहित्य के आलोचक रहे हैं। उनकी बात करें तो उनका ये मानना है, वे केशव दास को भक्ति काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं, कार्यकाल के हिसाब से, इनके जन्म के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जो इनकी लेखन की प्रवृत्ति है उसके हिसाब से इन्हें भक्ति काल में नहीं रखा जा सकता। ये रीतिकालीन आचार्य कवि ठहरते हैं। दूसरा नाम आता है चिंतामणि का, इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाए। अब केशव जी को क्यों माना जाए और चिंतामणि को क्यों माना जाए, दोनों के ही पक्ष और विपक्ष में तर्क है। केशव को क्यों माना जाए, क्योंकि रचना काल की दृष्टि से यदि हम देखें तो उस तरह की रचनाएं जो केशवदास जी ने लिखी, जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और जिस प्रकार लक्षण और उदाहरण दिए, वो सबसे पहले केशवदास जी में मिलते हैं। वैसे तो हित तरंगिणी जो कृपाराम जी की रचना है, उसमें भी हम इसका थोड़ा सा रूप देखते हैं, लेकिन प्रवर्तक वह कवि कहलाता है, वह रचनाकार कहलाता है जिसके बाद उसी तरह के लेखन की लंबी परंपरा चल पड़ी, ठीक है। तो हम केशव जी को मानते हैं क्योंकि बहुत स्पष्ट लक्षण, जो रीतिकालीन प्रवृत्तियों के जो स्पष्ट लक्षण है, लक्षण ग्रंथों की रचना या श्रृंगारिकता या श्रृंगार रस का वर्णन अधिक करना, अलंकारों का वर्णन करना ही कवि का अभिप्राय होना, ये सभी लक्षण जो है वो केशवदास के काव्य में देखने को मिलते हैं, और इस आधार पर हम इन्हें प्रवर्तक मान सकते हैं। परंतु रामचंद्र शुक्ल जी के तर्क पर चलें तो उनका ये मानना है कि हालांकि प्रवृत्ति के सबसे पहले दर्शन केशवदास जी में ही होते हैं, रीतिकालीन प्रवृत्ति के दर्शन, परंतु इनके बाद 50 वर्ष तक ऐसी कोई रचना नहीं लिखी गई। इस आधार पर इन्हें वे प्रवर्तक के आसन से उतारते हैं और रीतिकालीन प्रवर्तक के पद पर चिंतामणि को आसीन करते हैं। उनका मानना है कि जो रीतिकालीन ग्रंथों की अखंड परंपरा है वो चिंतामणि से प्रारंभ होती है, इसलिए प्रवर्तक के रूप में हम चिंतामणि को मानते हैं। तो अब यदि परीक्षा में ऐसा सवाल आता है कि रामचंद्र शुक्ल किन्हें प्रवर्तक मानते हैं, तो आप चिंतामणि का नाम लिख सकते हैं, और यदि सर्वमान्य रूप से माना जाए तो केशवदास को माना जाएगा। आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं मुख्य रचनाकार कौन कौन है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने किस तरह की रचनाएं लिखी है और उन रचनाओं की क्या विशेषता है और उनके संबंध में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी की चर्चा करते चलेंगे। पहली बात करते हैं हम रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि केशव दास की। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि केशव दास जी को रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल के अंत में रखते हैं। यानी यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक खोलेंगे तो आपको रीतिकाल में केशवदास जी नहीं मिलेंगे, भक्ति काल के अंतिम सीमा पर केशवदास जी का वर्णन मिलेगा।
परंतु अब देखिए वो जन्म के हिसाब से है, क्यों? क्योंकि इनका जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी। कई किताबों में आपको ये 1555 भी मिलेगा, जो कि त्रुटिपूर्ण है, थोड़ा सावधान रहें। बहुत सारी किताबों में मैंने ऐसा देखा है, परंतु हम अगर किसी आलोचक की पुस्तक पढ़ते हैं, साहित्यकार की पुस्तक पढ़ते हैं, आप पासबुकों पर, गाइड्स पर न जाइए, उनमें इस तरह की त्रुटियां बहुत मिलेगी। और ये ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जिनके जन्म के विषय में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इस तरह की त्रुटि से बचने का प्रयास करें। किसी भी कवि, किसी प्रसिद्ध कवि के जन्म काल के विषय में पूछा जाता है या उसकी रचना के रचना काल के विषय में पूछा जाता है, तो आप एक विश्वसनीय प्रमाणिक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। प्रवृत्ति में रीतिकालीन थे, मतलब इनके काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वे सभी कैसी है? रीतिकालीन। काफी रसिक कवि के रूप में इनका नाम जाना जाता है। साथ ही इनको कठिन काव्य का प्रेत नामक संज्ञा इनको दी है। बहुत बार पूछा गया है कठिन काव्य का प्रेत किन्हें कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके काव्य में इतनी अधिक अलंकारिकता है और इतनी जटिलता है कि उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता होती है। और काव्य में जहां मस्तिष्क लगाना पड़े वहां पर हृदय पक्ष शून्य हो जाता है और उसमें जो रसात्मकता है वह कम हो जाती है। मुख्य प्रवृत्ति इनकी अलंकारिकता है, जहां अलंकार और रस की ही बात करते हैं, और इसीलिए अलंकार के प्रवर्तक तो नहीं, पक्षधर कहा जाता है। अलंकारों को मानने वाले, काव्य का मुख्य अंग, मुख्य धर्म अलंकारों को मानते हैं। इसीलिए इनकी एक उक्ति भी प्रसिद्ध है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण विरुना विराजई कविता बनिता। और तो ये पंक्ति देख करके भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपके सामने ये पंक्ति भी है। अब आते हैं कि ये किस नरेश के अधीन रहे। उस समय के मैंने आपको बताया मुख्य प्रवृत्तियों के रूप में था, ये बात थी कि वहां उस समय की परिस्थितियां, राजनैतिक परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि कवियों को राज्याश्रय में रहकर ही दरबारी संस्कृति से जुड़ना पड़ता था और अपने काव्य की रचना करनी पड़ती थी। तो रीतिकाल के जितने भी कवि आप देखेंगे, मैं रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की बात कर रही हूँ, हालांकि बहुत से रीतिमुक्त कवि भी हैं, लेकिन रीतिमुक्त कवियों की यह विशेषता थी कि वे दरबारी संस्कृति में रहते हुए भी दरबारी संस्कृति से जुड़ी हुई काव्य रचना नहीं करते थे। वो मुक्त वर्णन करते थे, स्वतंत्र प्रेम का चित्रण करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दरबारी संस्कृति से जुड़े हैं, मैं बता दूं, ओरछा से जुड़े हैं। ओरछा नरेश नाम था राम सिंह। अब राम सिंह के आश्रय में नहीं रहे। राम सिंह का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ओरछा नरेश के रूप में राम सिंह का नाम प्रसिद्ध है, लेकिन ये राम सिंह के भाई या उनके अनुज कह लीजिए, इंद्रजीत नाम था, इंद्रजीत के राजाश्रय में रहे। अब कई बार ऐसा आता है, अपने को याद रहता है कि ओरछा नरेश राम सिंह तक पढ़ा है, केशवदास किसके आश्रम में रहे? ओरछा नरेश राम सिंह के आश्रम में। तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ओरछा नरेश राम सिंह के आश्रम में नहीं रहे, राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि हम कह सकते हैं। दरबारी कवि का तात्पर्य ही यही है कि राज्याश्रय में रह करके उसके मनोनुकूल रचना करना। ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। बहुत बार इनकी रचनाओं पर और उनके जन्म काल को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको आने चाहिए। छोटे प्रश्नों में स्नातक स्तर पर पूछे जाते हैं, और यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर भी केशव देव भूषण और मतीराम, इन चार कवियों पर सर्वाधिक सवाल रीतिबद्ध कवि जो हैं उनमें अगर अपन छटनी करें, छांटें, तो ये चार कवि ऐसे हैं जिनके ऊपर सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। और केशव तो यदि रीतिकाल पाठ्यक्रम में है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो केशव पर सवाल न बने ऐसा कभी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया इनकी प्रमुख रचना है। धीरे धीरे सभी रचनाओं पर हम आते हैं। रसिक प्रिया, और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रस संबंधी ग्रंथ है। ये जो भी बातें लिखी जा रही है
समझ लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े पाठ्यक्रम को बहुत समराइज करके बहुत संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी क्या करते हैं, जो संक्षेप में प्रस्तुत किया उसका और संक्षेप कर देते हैं, क्योंकि आपको आदत है पासबुकों की और 1 वीक सीरीज की, तो उस आदत को थोड़ा त्यागना पड़ेगा यदि आपको परसेंटेज लेके आने हैं। तो रस संबंधी ग्रंथ है 1593 में इसकी रचना हुई है। ईस्वी और संवत का आप ध्यान रखिए हमेशा। इसमें 16 प्रकाश हैं। प्रकाश यानी जिस प्रकार भाग, खंड, सर्ग इत्यादि होते हैं उस प्रकार यहाँ प्रकाश है। 16 प्रकाशों में से 13 प्रकाश तो ऐसे हैं जिनमें केवल श्रृंगार रस का ही वर्णन है। इसमें केवल श्रृंगार रस का ही वर्णन। क्यों? क्योंकि रस में सर्वोपरि स्थान केशव जी किसको देते हैं? श्रृंगार रस को देते हैं। दूसरे जो शेष 3 इनके हैं, 13 के बाद जो 3 बच गए, उनमें बाकी शेष रस जो बच गए श्रृंगार के अलावा, ठीक है। साथ में काव्य वृत्तियां, काव्य दोष इत्यादि इत्यादि, क्योंकि लक्षण ग्रंथ है इसलिए काव्यांगों पर तो लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था लक्षण ग्रंथ से मतलब यही है कि काव्यांगों के उदाहरण तथा उनके लक्षण। ये हो सकता है क्रम बदल सकता है, पहले लक्षण दे दिए गए बाद में उदाहरण दिए गए, या पहले उदाहरण दिए गए बाद में लक्षण दिए गए, कुछ भी हो सकता है इनमें से। रसिक प्रिया के बारे में आपने जान लिया। दूसरी जो प्रसिद्ध कृति है वो कवि प्रिया के नाम से है। इसके बारे में बहुत खास बातें हैं। सबसे पहले तो ये एक राजनर्तकी थी, राय प्रवीण राजा की राजनर्तकी थी जिनके आश्रम में रहते थे। नाम था राय प्रवीण। बहुत बार पूछा गया है राय प्रवीण के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना हुई। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए हैं। कवि प्रिया की जो रचना है वह रचना राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। और राय प्रवीण कौन थी? एक नर्तकी थी। काव्य शिक्षा कैसी? काव्यांगों की शिक्षा, ठीक है। और जिस प्रकार ये रस संबंधी ग्रंथ है उस प्रकार यह अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ये अंतर है दोनों में। कवि प्रिया अलंकार संबंधी है और रसिक प्रिया जो है वह रस संबंधी है। अब अलंकार के अलावा वही रीति और वृत्तियां और दोष इत्यादि का वर्णन इन्होंने इसके अंदर किया। मुख्य जो है वो अलंकार। और इसके बारे में एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, मैं वो भी यहां पर लिखना चाहूंगी। पूछा गया सवाल कि ऐसी कौन सी केशव की कृति है जिसमें इनके संपूर्ण आचार्यत्व के दर्शन होते हैं, तो वह कृति कवि प्रिया है, रसिक प्रिया नहीं है। हालांकि केशव की जो प्रमुख जो प्रसिद्ध राम काव्य संबंधी कृति है रामचंद्र का, उसने बहुत प्रसिद्धि पाई, लेकिन इसलिए हमें उसी का नाम याद में रहता है ना। तो हम सोचते हैं कि संपूर्ण आचार्यत्व का दर्शन उसमें हुई क्योंकि वो तो एक रात में रचना हो गई। लेकिन कवि प्रिया वह रचना है जिसमें इनके संपूर्ण आचार्यत्व के दर्शन होते हैं। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। संपूर्ण आचार्यत्व के दर्शन मतलब इन्होंने जो कुछ भी इनको इस संबंध में आता था वो बहुत तरीके से इसके अंदर एक आचार्य रूप में, एक आचार्य कैसे वर्णन करता है किसी चीज का, वैसा वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तीसरी कृति पर आते हैं। तीसरी कृति है इनकी जो प्रसिद्ध है, नाम है छंदमाला। प्रामाणिक है इसलिए प्रसिद्ध है। छंदों का वर्णन है, नाम से पता चल रहा है। और इसमें 77 छंद है, बस इतना ही इसके बारे में प्राप्त है। अगली जो कृति जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है, रामचंद्रिका। मैंने आपको अभी अभी नाम लिया, राम काव्य है। रीति काल में लिखा गया एकमात्र राम काव्य जो प्रसिद्ध हुआ। राम काव्य तो और भी लिखे गए, लेकिन जिसने प्रसिद्धि पाई वह रामचंद्रिका। क्यों प्रसिद्धि पाई? खास बात यह है कि इसे 39 प्रकाशों में बांटा गया है। यह राम काव्य है, दूसरी बात इसके बारे में खास। और तीसरी बात यह है कि यह एक ही रात में रचना की गई है। एक ही रात में
सोच लीजिए कि उस समय का आचार्य तो कितना प्रवीण रहा होगा, कितना सिद्धहस्त रहा होगा कि एक ही रात में वह 39 प्रकाशों, समझ लीजिए 39 उसमें खंड है से में बटी हुई एक राम काव्य का वर्णन कर, राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। और ये श्रेष्ठ है, इसने प्रसिद्धि पाई है। किस लिए प्रसिद्धि पाई? ये दूसरे राम काव्यों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसकी जो संवाद योजना है वह अप्रतिम है, यानी बेजोड़ है। किस ग्रंथ के अंदर, केशवदास जी के किस ग्रंथ के अंदर संवाद योजना पाई जाती है, या जिसमें इनके संवाद योजना संबंधी कौशल का वर्णन है, या संवाद योजना के रूप में किस कृति को लिखा गया? इस प्रकार के सवाल बनते हैं, तो आप ध्यान में रखें संवाद योजना को। और खास बात जो है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे छंदों का अजायब घर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 39 प्रकाश हैं, लेकिन 38 प्रकार के छंद, 38 प्रकार के छंदों का वर्णन इन्होंने किया, इसलिए इसे छंदों का, यानी हर एक पद के बाद, हर एक दोहे के बाद, हर एक छंद के बाद इनका अगला छंद दूसरा होता है, वो पहले वाला नहीं होता है। इसलिए इन्हें, मैंने आपको कहा, कठिन काव्य का प्रेत, कवि को देने न चाहे विदाई, समुझे केशव की कविता, इस प्रकार का इनके बारे में उक्ति प्रसिद्ध थी कि यदि राजा को, किसी दूसरे कवि को या समीक्षक को यदि पैसा नहीं देना होता था या धनराशि नहीं देनी होती थी, तो केशव की कविता कोई छंद पूछते थे जो कि कोई बूझ ही ना सके, किसी को उसका अर्थ ही ना आए, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब इसके मैं आपको बता दूं, कई बार एक ऐसा जटिल सवाल इनके बारे में पूछा गया, उसके बाद से इस बारे में दृष्टि जानी शुरू हो गई कि इनका जो अलंकार निरूपण है वह किस संस्कृत आचार्य के अलंकार निरूपण पर आधारित है, किसको आधार मान के किया गया है। तो इस तरह के जटिल सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दंडी का नाम हमने सुना है, संस्कृत के आचार्य, और उनकी रचना का नाम था काव्यादर्श। और दूसरे आचार्य हैं केशव मिश्र, नाम था केशव मिश्र, और नाम था रचना का अलंकार शेखर। ये दो नाम मैंने आपको यहां पर इसलिए बताए कि ये दो ग्रंथ वे आधार ग्रंथ है जिनके आधार पे इन्होंने अपनी अलंकार योजना रखी। तो सवाल यदि ऐसा है कि केशव की अलंकार योजना किन आचार्यों का अनुसरण करती है, या किन संस्कृत के आचार्यों के लेखन या अलंकार वर्णन के आधार पर इनका अलंकार वर्णन है, तो हम कह सकते हैं कि आचार्य दंडी और आचार्य केशव मिश्र के आधार पर इन्होंने ये। अब जब केशव जी के बारे में पूछ लिया गया, तो अब हम जिस किसी भी लक्षण ग्रंथ की चर्चा करते हैं तो ये गौर करते हैं कि अमुक कवि किस संस्कृत के आचार्य को फॉलो करता है या किसका अनुसरण करता है। अब आगे चलते हैं अगली कृति की और। इनकी केशव ही अपने आप में इतने बड़े हैं और इतने परिपूर्ण हैं कि इनके बारे में बहुत डिटेल सवाल है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में ही लिया है। अगली है विज्ञान गीता, की कृति है विज्ञान गीता, और जिस किसी का भी रचना काल आपको बताया जा रहा है वह रचना काल उपलब्ध है। और जितनी भी सामग्री आपके सामने लेके आई हूं मैं, ये कि हर एक सामग्री, हर एक तथ्य किसी न किसी प्रमाणिक पुस्तक से उठाया हुआ है, किसी पासबुक से नहीं है, तो आप इसे विश्वसनीय मान सकते हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं। यह जो रचना है यह प्रबोध चंद्रोदय नाम का एक संस्कृत का नाटक था, बहुत अनुवाद किया गया है इसका, और इन्होंने इसका अनुवाद इसी के आधार पर किया। विज्ञान गीता का निर्माण इस प्रबोध चंद्रोदय नाटक था, ये इसके आधार पर ही विज्ञान गीता का निर्माण किया है। अब इसके अलावा इनके बारे में कह सकते हैं कि इनके धर्मगुरु के रूप में जो इनका चित्रण है, धर्मगुरु व आचार्य रूप का, धर्मगुरु व आचार्य रूप का चित्रण जो केशवदास का है, एक धर्मगुरु के रूप में उभर करके विज्ञान गीता नामक ग्रंथ में आए हैं। अब मैं बता दूं कि इनके कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो काव्य शास्त्रीय है, कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रबंधात्मक हैं, और कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो मुक्तक हैं। इन सभी की चर्चा अपन करेंगे। तीन तो है काव्य शास्त्रीय, कौन कौन से, जिनको हम पढ़ चुके हैं।
3 तो है काव्य शास्त्रीय, जिसमें है कवि प्रिया, हमने पढ़ा अभी। दूसरा नाम हमने पढ़ा रसिक प्रिया, और जिसमें 77 छंद थे, तीसरा जो था वो था छंद माला। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो काव्य शास्त्री यानी लक्षण ग्रंथ कहे जा सकते हैं। इसमें काव्यांगों के लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा 2 प्रबंध ग्रंथ हैं। प्रबंध और मुक्तक में मैंने आपको भेद बताया था कि जहां पर पदों का संबंध पूर्वापर होता है वहां प्रबंध है, और जहां पर छंदों का संबंध पूर्वापर नहीं होता है वह मुक्तक है। इसमें आते हैं रामचंद्रिका, जो कि राम के जीवन पर लिखी गई है, एक ही रात में जिसकी रचना की थी, 39 प्रकाशों में विभक्त रचना रामचंद्रिका, प्रबंध काव्य है क्योंकि किसी के जीवन का वर्णन है। दूसरा है वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र, जो कि राजा वीर सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए रची गई है। अब इसके अलावा जो समस्त ग्रंथ हैं इनके जो प्राप्त हैं वह मुक्तकों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें है रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, जिसमें जहांगीर के धन और वैभव का वर्णन है, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर के राज्य के वैभव का वर्णन इसके अंदर किया गया। अब इसके अलावा जो ग्रंथों के बारे में कुछ खास बात जो मैंने आपको बताई, एक तो कठिन काव्य का प्रेत नामक संज्ञा इनको दी गई, उसके बारे में। दूसरी जो उक्ति थी जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, वह उक्ति। और तीसरी थी कवि को दीन न चाहे विदाई, समुझे या बूझे केशव की कविता। इस प्रकार की पंक्तियां जो है किस कवि के विषय में कही गई है, तो ये। अब एक बड़े रसिक कवि थे, और एक और रचना इनकी मिलती है जो रतन बावनी नाम से मैंने आपको बताई। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, क्योंकि रीतिकाल में भाषा ब्रज थी और लगभग समस्त काव्य ब्रज भाषा में रचा गया, लेकिन रतन बावनी के बारे में है कि यह डिंगल भाषा में रची गई रचना है, और छंद था छप्पय, छंद था छप्पय। तो इस प्रकार भी पूछी जाती है। और वीर सिंह देव चरित के बारे में बोला जाता है, इनकी जो वीर रसात्मक कृति है, वीर रसात्मक, अधिकतर तो इन्होंने श्रृंगार का ही वर्णन किया है, लेकिन एकमात्र कृति ऐसी है जो वीर रस में का वर्णन करती हुई लिखी गई है, तो वो भी आपके लिए मायने रखती है। खास बात यह है कि बड़े रसिक जीव थे ये, और जब पनघट पे महिलाएं पानी भरने के लिए आया करती थी और बाल सफेद रंग के थे इनके, तो इनको देख करके बाबा संबोधित करती थी। उनको बड़ा कष्ट होता था कि मुझे बाबा क्यों कहा जा रहा है। तो इस संबंध में इन्होंने उक्ति कही थी, वो भी कई बार पूछा गया है कि केशव केसनी अस करी, केशव केसनी अस करी, बैरे हूं जस न करा है। मतलब बालों ने मेरे साथ ऐसा कर लिया, जो मेरे में हालत करी है, जो मेरी गत करी है, वह बैरी भी नहीं कर सकते। चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कह कही जाए। जो सुंदर महिलाएं हैं, चंद्रवदनी हैं, और मृग जैसे जिसके लोचन है, अति सुंदरता के साथ हैं, और वो भी मुझे बाबा कह के जाती है, और ये बात मुझे अंदर अंदर बहुत सालती है। तो इस प्रकार की पंक्तियां कई बार जो प्रसिद्ध हो जाती है जमाने में, उसको परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा भी आप पढ़िए इनके बारे में, और जो भी प्रश्न हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछे। थैंक यू।